क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8,000. इट इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 years? इस क्वेश्चन को अपन मल्टीपल तरीकों से देखने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम रेशियोज की बात करें कि पॉपुलेशन में इंक्रीज है 10% का. सो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10. यानी कि अगर स्टार्टिंग की बात करें, स्टार्टिंग की, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन जो रही होगी वो 10 रही होगी. इंक्रीज कितने का हुआ है? 1 का. तो आफ्टर फर्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी? 11. अब उसके बाद जो इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है? 20% का. 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5. यानी अब जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 5 है. और इंक्रीज कितने का हुआ है? 1 का. तो सेकेंड ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन है वो हो गई होगी कितनी? 6. दो रेशियोज हैं, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है. जरूरी कंडीशन है बेस क्या हो? सेम हो. बेस सेम करने का तरीका, जो वैल्यू एक्चुअली में बराबर हो उसे बराबर बना लो. तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो पॉपुलेशन है वो ऊपर के केस में 11 दिख रही है, नीचे के केस में 5 दिख रही है. दोनों ही केस में जो पॉपुलेशन होगी वो तो कांस्टेंट ही होगी ना, वो थोड़ी ना चेंज हुई होगी. तो इसे बराबर बना लेते हैं. ये तो मर्जिंग अप ऑफ रेशियोज का क्वेश्चन हो गया. जैसे ही हमने रेशियो को मर्ज किया तो 5 × 10 50, 5 × 11 55 और 11 × 6 66. ये हमारी पॉपुलेशन निकल के आ गई. ओरिजिनल पॉपुलेशन हमें देखी रखी हुई है कितनी है? 8,000. यानी 50 पार्ट्स की वैल्यू 8,000 के बराबर. तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1 0 कैंसिल, 160. 5 से कैंसिल आउट किया तो एक पार्ट की वैल्यू 160 है. हमें 66 पार्ट्स की वैल्यू निकालने को कहा गया. तो 66 पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी? जैसे ही हम 6 में 16 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 96 आएगा. 1 0 इधर का, 1 0 इधर का, यानी 9600. और इस 6 में फिर से 160 मल्टीप्लाई किया, यानी कितना? 960. 9600 प्लस 900 यानी 10,560. सो पॉपुलेशन निकल के आ गई 10,560. एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का था रेशियो से. सबसे पहले रेशियोज क्यों बताया? क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेशियो से करने का सेंस नहीं है. रीजन बीइंग हम जबरन की कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बना रहे हैं. 66 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. टेबल नहीं आता तो 66 का किसी को भी, तो उसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ रहा है. इस वजह से रेशियोज से करने का सेंस कम बनता है. बट ठीक है, क्वेश्चन पॉसिबल था रेशियोज से, इसलिए कैसे करेंगे देख लिया. रेशियोज के अलावा और क्या कर सकते हैं? रेशियोज के अलावा अभी हमने देखा था कि भैया एक बार पॉपुलेशन स्टार्टिंग में जो भी रही होगी उधर से इंक्रीज हुआ. कितने का इंक्रीज दिखाया है क्वेश्चन में? 10% का इंक्रीज दिखाया है. और फर्स्ट ईयर आ गई और इसके बाद फिर पॉपुलेशन में इंक्रीज दिखाया. कितने का इंक्रीज दिखाया? 20% का इंक्रीज दिखाया. अब सेकेंड ईयर की एंड की पॉपुलेशन आ गई. सो एक ही नंबर को आपने 2 बार चेंज किया है. 2 बार चेंज किया है यानी मल्टीपल परसेंटेज चेंज किया, जिसका हमने एक डायरेक्ट इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला देखा हुआ है. वो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या कहता है? 10% का इंक्रीज प्लस 20% का इंक्रीज प्लस 10 × 20 200 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 2%. तो इफेक्टिवली इतने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिल रहा है. 20 और 10 30 और 2 32%. किसका? 8,000 का. सो 8,000 का 32% इतना बढ़ रहा है. 8,000 का 30% कितना हो गया? 2400. 2% कितना हो गया? 160. यानी 2560 का इंक्रीज है. ओरिजिनली पॉपुलेशन कितनी थी? 8,000 थी. 8,000 प्लस 2,560, 8 और 2 10,560 नई पॉपुलेशन निकल गई. इफेक्टिव परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे. इसके अलावा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सीधा सीधा नंबर्स भी उठा सकते हैं. हमारे को नंबर्स देखे तो रखे हुए हैं. क्या नंबर्स देके रखे? 8,000 की पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में. एक साल के एंड में अगर मैं बात करूं तो इसमें 10% की वृद्धि हो रही है. तो 8,000 का 10% कितना होगा? 800. यानी नई पॉपुलेशन जो हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी? 8,800. अब जब दूसरे साल के एंड की बात करूं तो दूसरे साल के एंड में इसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है. इस पूरे का 10% कितना होगा? 880. उसका दुगना कितना? 1760. तो 1760 इसमें प्लस कर दो. 60 एज इट इज. 7 और 8 5, कैरी 1, 10,560 हमारी पॉपुलेशन निकल गई. सो इस क्वेश्चन को हमने 3 डिफरेंट तरीकों से देखा. एक रेशियो अप्रोच,
एक इफेक्टिव परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया और एक नंबर को ही पिक करके हम आगे चले। कब कौन सा मेथड ज्यादा सूटेबल रहेगा ये डिपेंड करेगा कि नंबर्स कैसे क्वेश्चन में दिए गए हैं उसके ऊपर। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000 इफ द मेल पॉपुलेशन इंक्रीजेस बाय 6% and the female by 10%, the population will become 8600. Find the number of females in the town. अगेन 2 से 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहला तरीका जिसकी बात करते हैं वो स्कूल वाला तरीका हो गया कि मुझे मेल्स या फीमेल्स नहीं पता है, सो मैं बात कर लेता हूं कि मैं मान लेता हूं मेल्स कितने हैं x, टोटल पॉपुलेशन क्योंकि मुझे देके रखी हुई है 8000 है, तो फीमेल्स मेरी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती हैं कितनी, 8000 माइनस एक्स। अब हमें बताया गया कि मेल पॉपुलेशन में इंक्रीज है कितने का, 6% का, तो 6% ऑफ एक्स ये इंक्रीज हो गया, प्लस फीमेल पॉपुलेशन में इंक्रीज कितने का है, 10% का, यानी 10% ऑफ 8000 माइनस एक्स, ये फीमेल्स का इंक्रीज हो गया। और टोटल इंक्रीज की बात करूं, अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे डेटा देके रखा है कि टोटल पॉपुलेशन 8000 थी और टोटल पॉपुलेशन 8600 थी, तो इधर पे मैं इंक्रीज टोटल देख सकता हूं कितने का है, 600 का। यहां पे मैं टोटल पॉपुलेशन भी ले सकता था कि 6% की जगह टोटल मेल ले लेता 106% और 10% की जगह टोटल फीमेल ले लेता 110% और इधर पे भी टोटल पॉपुलेशन ले लेता 8600। ऐसा कर सकता था, लेकिन क्यों नंबर को बड़ा करना, जब सिंपल छोटे से काम हो रहा है तो छोटे से काम कर लेते हैं। 10% 8000 का कितना आ जाएगा, 800। 10% ऑफ एक्स है माइनस में और 6% ऑफ एक्स है प्लस में, तो माइनस 10% प्लस का 6% यानी माइनस का 4% एक्स इज इक्वल टू 600 इधर प्लस में है, 800 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 600 में से 800 गया यानी माइनस का 200, माइनस और माइनस प्लस, 4% की वैल्यू 200 है। हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन, एक्स निकाल लें, 100% ऑफ एक्स मल्टीप्लाई किससे किया होगा, 25 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो 25 दूनी 50, यानी मेल्स कितने निकल के आ गए, 5000। अब क्योंकि मेल्स 5000 हैं तो फीमेल्स हमारी कितनी निकल के आ गई, 3000। क्लियर, सिंपल। लेकिन अगेन क्योंकि स्कूल नहीं है, क्योंकि हमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे, मैं कभी भी इस मेथड को एग्जाम में यूज करने की सलाह नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको क्या सलाह दूंगा, हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। भाई 2 डिफरेंट सेगमेंट को मिक्स करके एक इफेक्टिव चेंज ही तो देखने को मिल रहा है। एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं, एलिगेशन के केस में सोसाइटी के 2 सेगमेंट्स हैं, एक तो मेल्स है और एक फीमेल्स है। मेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है 6% का और फीमेल्स में इंक्रीमेंट हो रहा है 10% का। अब हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, हमें मेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है 6% का और फीमेल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है 10% का। और इफेक्टिवली भी मुझे इंक्रीज पता है कि 600 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे हुआ है, 8000 पे हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, ये 2 जीरोस और 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल, 60 तो नहीं डिवाइड होता, लेकिन 4 से डिवाइड करेंगे तो 15/8 या तो भले पॉइंट में निकाल लो, 7.5% का इफेक्टिव इंक्रीज देखने को मिला है। क्या यहां से मैं नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूं। जैसे ही हमने रेशियो एलिगेशन लगाया, 7.5 में से 6 माइनस हुआ यानी 1.5 और 10 में से 7.5 माइनस हुआ यानी 2.5। ये डेसिमल वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हुई, 5 से कैंसिल आउट किया तो रेशियो आ गया 5:3 का। दैट मीन्स जो टोटल पॉपुलेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 पार्ट्स, जिसकी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी हुई है 8000। 8 पार्ट की वैल्यू 8000 है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 1000, और इसका मतलब जो 3 पार्ट्स हैं इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000। क्लियर है, सिंपलर अप्रोच एलिगेशन का लगा सकते थे। इसके अलावा एलिगेशन को ही लगाने के लिए हम एक और चीज कर सकते थे। अब यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेशन हमने करी है, परसेंटेज कैलकुलेशन में हमें 600 8000 का कितना परसेंटेज है ये कैलकुलेट करना पड़ा। ऑन द कॉन्ट्ररी हम क्या कर सकते थे, हम टोटल पॉपुलेशन पे भी केस को लेके जा सकते थे। टोटल पॉपुलेशन पे केस को कैसे लेके जाते कि अगर
सोसाइटी में सिर्फ मेल्स होते, या इस टाउन की अगर मैं बात करूं सिर्फ मेल्स होते, तो उस सूरत में 6% का इंक्रीमेंट होता पूरे के पूरे 8,000 पे। तो 8,000 का 10% होता है 800, 5% होता है 400, 5% 400 हो गया, और 1% होता है 80। यानी अगर पूरे के पूरे मेल्स होते तो पूरी पॉपुलेशन पे सिर्फ 6% का इंक्रीमेंट होता, दैट इज 480 का इंक्रीमेंट होता। तो इंक्रीमेंट कितने का होता? 480 का। कब? जब सारे के सारे मेल्स होते, और यदि सारी की सारी फीमेल्स होती तो 10% का इंक्रीमेंट होता। तो 8,000 का 10% कितना होता है? 800 का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन क्योंकि कुछ मेल्स थे और कुछ फीमेल्स थे, तो इफेक्टिवली जो इंक्रीमेंट हुआ वो 600 का ही इंक्रीमेंट हो पाया। तो यहां पे जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो 600 और 480 इसका डिफरेंस आ गया कितना? 120। 800 और 600 इसका डिफरेंस आ गया कितना? 200। 40 से कैंसिल आउट किया, रेशियो अगेन कितना बन के आ गया? 5:3। 8 पार्ट्स की वैल्यू 8,000, एक पार्ट की वैल्यू 1,000, 3 पार्ट्स की वैल्यू 3,000। क्लियर? दिस इज हाउ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्चुअली में एग्जाम में करना चाहिए। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क, द अदर कंटेन्स 30% ऑफ मिल्क। A cane is filled with 6 parts of the first liquid and 4 parts of the second liquid. Find the percentage of milk in the new mixture. ठीक है, so इस क्वेश्चन को भी हम एटलीस्ट 2 से 3 अप्रोचेस से देखेंगे। पहले अपन इस क्वेश्चन को रेशियोज वाले अप्रोच से देखते हैं। रेशियोज वाला अप्रोच क्या होता है, क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? आपको बताया है 25%, तो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। एक लिक्विड है जिसके अंदर 25% दूध है, दैट मीन्स अगर उस लिक्विड के अंदर टोटल 4 पार्ट्स हैं तो दूध कितने पार्ट होगा? 1 पार्ट होगा। बाकी जो भी होगा वो रिमेनिंग या तो वाटर होगा या कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। टोटल 4 पार्ट्स हैं और मिल्क कितना है? 1 पार्ट। ओके। और दूसरा कोई टाइप का लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर जो मिल्क का परसेंटेज है वो कितना है? 30%। दूसरे टाइप के लिक्विड में मिल्क का परसेंट है 30%, यानी 3/10। दैट मीन्स टोटल अगर 10 पार्ट्स हैं तो दूध कितना है? 3 पार्ट्स का टोटल दूध है। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि पहले लिक्विड के हमने ले लिए हैं 6 पार्ट्स और दूसरे लिक्विड के ले लिए 4 पार्ट्स, और इनको कर दिया है मिक्स एक कंटेनर में। इस कंटेनर में हमें मिल्क का परसेंटेज बताना है। इस कंटेनर में हमें मिल्क का परसेंटेज बताना है, यही क्वेश्चन है। अब जिसने भी मिक्सचर एलिगेशन ध्यान से पढ़ा हुआ है उसे ये चीज बहुत क्लियरली पता होगी कि मिल्क का ये जो परसेंटेज आना है ये इस 6 पार्ट्स पे और इस 4 पार्ट्स पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करेगा? इस 6 और 4 के रेशियो पे। 6 और 4 का रेशियो कितना? 3:2। यानी अगर मैं पहले वाले कंटेनर में से या टाइप ए लिक्विड के 3 लीटर ले रहा हूं और टाइप बी लिक्विड के 2 लीटर ले रहा हूं, तो भी मेरे मिल्क का वही परसेंटेज निकल के आएगा जो कि टाइप ए लिक्विड के 6 लीटर और टाइप बी लिक्विड के 4 लीटर लेने पर निकलेगा। सो बेसिकली मुझे ये जो टोटल सोल्यूशन है 4 और 10, इसके बीच में एक रेशियो बनाना है। कितने का रेशियो बनाना है? 3:2 का। अब 3:2 का रेशियो बनाना है तो सबसे पहले तो इनको बराबर बनाओ। बराबर बनाने का तरीका क्या होता है? एलसीएम। 4 और 10 का एलसीएम कितना? 20। ऊपर 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 20 बनाने के लिए 2 से। और अब क्योंकि बराबर हो गया है और मुझे रेशियो बनाना है 3:2 का, तो ऊपर एक 3 का मल्टीप्लीकेशन और नीचे एक 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो ताकि रेशियो 3:2 का बन के आ पाए। जैसे ही हम ये चीज करते हैं तो इफेक्टिवली ए के कितने पार्ट्स हम ले रहे हैं और बी के हम कितने पार्ट्स ले रहे हैं? 5 × 3, 15 पार्ट्स हम दूध के ले रहे हैं ए में से, और 5 × 3 × 4 यानी 60 पार्ट्स हम टोटल ए का ले रहे हैं। ए का टोटल हम 60 पार्ट्स ले रहे हैं जिसमें से दूध कितना है? 15 पार्ट। बी की बात करें 2 × 2 4, 4 × 3 is 12। 12 पार्ट्स दूध आ रहा है किसमें से? लिक्विड बी में से। और लिक्विड बी के टोटल पार्ट्स कितने ले रहे हैं? 4, 2 × 2 4 × 10 is 40 पार्ट्स हमारे लिक्विड बी के आ रहे हैं। जैसे ही हमने इसे इस कंटेनर में ऐड किया तो इस कंटेनर में टोटल पार्ट्स कितने आ गए? 60 और 40 100, और दूध कितना आ गया? 15 और 12 यानी 27 पार्ट्स का दूध आ गया। तो दूध का परसेंटेज कितना आ गया? 27 पार्ट्स दूध है, टोटल सोल्यूशन 100 का है, तो मिल्क का परसेंटेज इस कंटेनर में कितना निकल के आ गया? 27%। 27% दूध। इस क्वेश्चन को जब हमने रेशियो से अप्रोच किया तो एक ये तरीका हमारे पास था।
ठीक है। इसके अलावा जो चीज हमने परसेंटेज में सीखी है, परसेंटेज में क्या सीखा है कि डेटा अगर परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाए और फाइनल क्वेश्चन भी रेशियो, परसेंटेज या फ्रैक्शन के फॉर्म में ही पूछा जाए तो वैल्यूज को हम अपनी सहूलियत से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। सो हमें बताया था कि टाइप ए वाला जो मिक्सचर है इसके हम 6 पार्ट्स ले रहे हैं और टाइप बी वाला जो मिक्सचर है इसके हम 4 पार्ट्स ले रहे हैं, यही बताया गया। सो मैं मान लेता हूं कि इसमें हमने 600 लीटर्स, मिलीलीटर्स या 600 यूनिट्स लिए टाइप ए के, और टाइप बी के हमने 400 यूनिट्स लिए। यूनिट्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मिलीलीटर लूं, लीटर लूं, गैलन लूं या कुछ भी लूं, अलग अलग यूनिट्स लूं, इसकी जगह पर मैं सीधा सीधा यूनिट ले लेता हूं। टाइप ए लिक्विड के 600 यूनिट लिए, टाइप बी लिक्विड के मैंने 400 यूनिट लिए। 6 और 4 का रेशियो बन के आ रहा है। अब हमें बताया है कि ए के अंदर जो मिल्क का परसेंटेज है वो है 25%। सो अगर ए की बात करता हूं तो इसमें मिल्क 25% होगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। 600 का 1/4 कितना हो जाएगा? 150 यूनिट्स दूध है, और बाकी जो भी होगा वाटर होगा या जो भी मिला हुआ होगा, बाकी चीजें होंगी। ठीक। लाइकवाइज अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी में हमें बताया गया है कि 30% दूध है। 30% किसका? 400 यूनिट्स का। तो 400 यूनिट का 10% 40, 30% 120। 120 यूनिट्स दूध यहां से आ जाएगा। जैसे ही हम इस पूरे को मिक्स करेंगे, जैसे ही हम पूरे को मिक्स करेंगे तो टोटल यूनिट्स कितनी निकल के आ जाएंगी? टोटल यूनिट्स आ जाएंगी 1000, जिसमें से दूध कितना होगा? 150 और 120 यानी कि 270 यूनिट्स का दूध होगा। अब अगर बात करी जाती है कि परसेंटेज में कितना परसेंटेज मिल्क है, तो 270 यूनिट्स का दूध है कितने में? 1000 यूनिट्स में। परसेंटेज कैलकुलेट करें तो 27% मिल्क निकल के आ जाता। ठीक। रेशियोज वाला अप्रोच देखा, परसेंटेज वाला अप्रोच देखा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सिंपल एक एवरेजेस के अप्रोच से भी कर सकते हैं। एवरेजेस का अप्रोच क्या? टाइप ए लिक्विड, टाइप बी लिक्विड। टाइप ए लिक्विड के कितने पार्ट्स ले रहे हैं? 6 पार्ट्स। और टाइप बी लिक्विड के कितने पार्ट्स ले रहे हैं? 4 पार्ट्स। अब एवरेजेस में हमने पढ़ा हुआ है कि इस टाइप के कितने पार्ट ले रहे हो, इस टाइप के कितने पार्ट ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इन दोनों के रेशियो से। दोनों का रेशियो कितना है? 3:2 का। सो 3:2 ये रेशियो। अब हमें बताया गया है कि इसके अंदर जो मिल्क का परसेंटेज था, टाइप ए लिक्विड के अंदर जो मिल्क का परसेंटेज था वो 25% था, वेयर एज टाइप बी के अंदर जो मिल्क का परसेंटेज था वो 30% था। अब एवरेज का डेफिनेशन क्या कहती है? एवरेज की डेफिनेशन यानी सब में बराबर होना चाहिए। सो जब ए के पास 25% दूध था, बी आकर के उसमें मिला, अगर ये दो पार्ट्स भी 25% दूध लाते तो ओवरऑल सभी के पास कितना परसेंट दूध हो जाता? 25% दूध हो जाता, राइट। लेकिन ये दो पार्ट्स 5% दूध एक्स्ट्रा लेके आए। 5% दो पार्ट्स लेके आ रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा दूध कितना आया? 10 पार्ट्स का दूध आया। ये जो 10 पार्ट्स का दूध है ये 3 और 2 पूरे 5 पार्ट्स में बराबरी से बटेगा। ये जो 10 पार्ट्स का दूध है, 10% का दूध है, ये पूरे 3 और 2 5 पार्ट्स में बराबरी से बटेगा। तो 10% का दूध 5 पार्ट्स में बट रहा है, यानी हर एक पार्ट को कितना मिलेगा? 2-2%। 25% का तो एवरेज बैठ ही रहा था, 2-2% और मिल रहा है, यानी एवरेज कितना हो जा रहा है? 27% दूध है पूरे ओवरऑल मिक्सचर के। क्लियर? मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर and dry fruit contains 20% of water. How much dry fruit can be obtained from 100 kgs of fresh fruit? अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बीच में रिलेशनशिप क्या। अगर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बीच का रिलेशनशिप समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो हमने 2-3 तरीके पिछले वाले में भी देखे, वही 2-3 तरीके यहां भी लगने वाले। सो अब फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं, ग्रेप से लेते हैं। एक अंगूर है, अंगूर को जब आप सुखाते हो तो किशमिश बन जाती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या ऐसी चीज हो रही है जो कि चेंज हो रहा है? क्या ऐसी चीज है जो कि चेंज हो रहा है?
एग्जाम्पल के तौर पे और सरल एग्जाम्पल लें, जब हम धुले हुए कपड़े धूप में सुखाते हैं, जब हम धुले हुए कपड़े धूप में सुखाते हैं तो क्या ऐसी चीज है जो कि चेंज हो रही होती है? क्या कपड़े का एक भी धागा या कॉटन थोड़ी सी भी कम हो रही होती है क्या? नहीं ना, कपड़ा एज इट इज जैसा का जैसा वापस हमें मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो पानी का कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है। करेक्ट है। लाइकवाइज जब आप अंगूर को सुखाते हो तो अंगूर जूसी होता है, लेकिन किशमिश में भी हल्का हल्का जूस रहता है, कम रहता है लेकिन रहता है। दैट मीन्स जब अंगूर को धूप में सुखाया होगा तो जो उसका सॉलिड पार्ट है, जो उसका पल्प, सॉलिड पल्प है, वो तो बचा ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पानी इवेपोरेट हुआ होगा लेकिन पानी भी पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं है, कुछ ना कुछ पानी बचा हुआ है। सो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट के बीच में कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ यही है कि जब आप फ्रेश फ्रूट को सुखाओगे तो ड्राई फ्रूट बनेगा, लेकिन उसमें चेंज क्या आएगा? चेंज सिर्फ वाटर कंटेंट में आएगा। जो सॉलिड पल्प था उसमें एक पैसे का भी कोई चेंज नहीं आएगा। बस इतना सा लॉजिक एंड ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है। ठीक है, दो तीन तरीकों से देखेंगे। सबसे पहला तरीका, फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है। सो भैया फ्रेश फ्रूट जो है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। इसमें अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो वो कितना परसेंट है? 68%। सो अगर सॉलिड पल्प की बात करूं, जो सॉलिड वाला पल्प होगा वो कितना होगा? तो 100% में से 68% गया, यानी 32% का पल्प होगा। राइट। और वहीं पे अगर मैं ड्राई फ्रूट की बात करता हूं, तो इसकी भी वैल्यू खुद का तो 100% ही होगी, लेकिन हमें बताया है कि ड्राई फ्रूट के अंदर वाटर जो है वो 20% है, यानी इसका जितना भी वेट है उसमें से 20% जो है वो पानी है, तो बचा कितना? 80%। वो 80% इसका सॉलिड पल्प होगा। अब क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में सॉलिड पल्प चेंज नहीं होता, कपड़ा जब मैं धूप में सुखाऊंगा तो कपड़े में जितना भी कॉटन, बटन, धागा जो कुछ लगा है वो वैसे का वैसा रहने वाला है, सिर्फ पानी इवेपोरेट होने वाला है। तो सॉलिड पार्ट ड्राई फ्रूट का और सॉलिड पार्ट फ्रेश फ्रूट का ये आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये बात मैंने करी तो 80% ऑफ ड्राई फ्रूट ये सॉलिड पार्ट हो गया और 32% ऑफ फ्रेश फ्रूट ये इसका सॉलिड पार्ट हो गया। ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। 16 से परसेंट कैंसिल आउट किया, 16 से कैंसिल आउट किया 2 बार, 16 से कैंसिल आउट किया 5 बार, यानी 5 टाइम्स ऑफ ड्राई फ्रूट, इसकी वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स ऑफ फ्रेश फ्रूट के। सो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का रेशियो क्या बन के आ गया? ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट का रेशियो बन के आ गया 2:5, यानी हर 5 किलो फ्रेश फ्रूट सूखने पर 2 किलो का ड्राई फ्रूट देगा। हर 5 किलो अंगूर सुखाने पर 2 किलो किशमिश मिल जाएगी। अब 5 किलो फ्रेश फ्रूट, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में हमें देखे रखी है कि 100 किलो है, तो 5 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू यदि 100 केजीज है, इसका मतलब एक पार्ट की ट्रू वैल्यू कितनी? 20 किलो, और 2 पार्ट्स की ट्रू वैल्यू कितनी? 40 किलो, यानी 40 किलो का ड्राई फ्रूट हमें प्राप्त होगा। सो जो क्वेश्चन है कि कितना ड्राई फ्रूट हम निकाल सकते हैं, 40 किलो ड्राई फ्रूट हम इस पर्टिकुलर केस में निकाल सकते हैं। सिंपल। और कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को करने का तरीका, भाई रेशियो से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करें? फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वाटर एंड सॉलिड पल्प। हमें बताया फ्रेश फ्रूट के अंदर कितना? 68% वाटर। सो 68%, इसकी अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना चाहूं तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 17/25। ठीक। दैट मीन्स कि टोटल अगर 25 पार्ट्स फ्रूट है तो इसमें से पानी वाला पार्ट कितना होगा? 17, और सॉलिड पार्ट कितना होगा? 25 में से 17 गया तो बचा कितना? 8 पार्ट्स का सॉलिड पार्ट होगा। ठीक, ये रेशियो निकल के आ गया। लाइकवाइज ड्राई फ्रूट के अंदर हमको बताया है कि 20% ही पानी है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है? 1/5। इसका मतलब टोटल फ्रूट जो है वो 5 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट क्या है? पानी है। तो सॉलिड पार्ट कितना होगा? 4 पार्ट होगा। 4 पार्ट सॉलिड फ्रूट।
अब दो रेशियोज हैं, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है। जरूरी कंडीशन क्या है? बेस सेम। बेस सेम करने का तरीका, जो वैल्यू असली में बराबर हो उसे रेशियो वाइज भी बराबर किया जाए। असली में सॉलिड पार्ट दोनों का बराबर होगा तो उसे रेशियो वाइज भी बराबर कर लें। कैसे बराबर करेंगे? 8 और 4 एलसीएम। एलसीएम कितना आता है? 8। ऊपर ऑलरेडी 8 है, नीचे 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऊपर रेशियो आएगा 17:8:25। नीचे रेशियो आ जाएगा 2:8:10। ये रेशियोज आ गए सिंपली। यहां पे हमारा सॉलिड पार्ट बराबर होगा। ठीक, अब दोनों रेशियोज का बेस सेम है तो मैं डायरेक्टली अब कंपेयर कर सकता हूं। मुझे पता है कि टोटल जो फ्रेश फ्रूट था जो कि 25 पार्ट्स है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 केजीज के बराबर है, 100 किलोग्राम्स के बराबर है। तो 25 पार्ट की वैल्यू 100 किलो है। दैट मीन्स एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 4 किलो। एक पार्ट की वैल्यू यदि 4 किलो है तो 10 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 40 किलो। 10 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 40 किलो। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन, a man spends 20% of his monthly income on children's education, 30% of the remainder on food, 40% of remainder on other expenses. After that he saves rupees 840. Then the man's monthly income is. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 3 तरीके से डिस्कस करेंगे, बट वो तीनों ही तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं, बट इस टाइप की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा एग्जाम्स में करनी पड़ती है हमको, स्पेशली अगर मेंस एग्जाम की बात की जाए। सो उस कैलकुलेशन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं, उसको सीखने के लिए, समझने के लिए हम 2 से 3 मेथड्स देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला मेथड है, एक मैन है वो अपनी मंथली इनकम का 20% कहां पे खर्च कर रहा है? बच्चों की पढ़ाई पे। सो अगर मैं उसकी इनकम की बात करूं, ये अपने आप में कितना होगी? 100% होगी, राइट। अब इस 100% में से 20% उसने एक्सपेंस कर दिया किस चीज पे? चिल्ड्रन एजुकेशन पे, बच्चों की पढ़ाई। बचा कितना होगा? 80% बचा होगा। 80% किस चीज का बचा होगा? 80% बचा होगा उसकी इनकम का 80% बचा। अब यहां पे हम बेस को कर रहे हैं चेंज, बेस को चेंज कर रहे हैं, यानी ओरिजिनल इनकम का फर्दर परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करके हम मान लेते हैं कि ये जो बचा हुआ पैसा है, ये पैसा खुद अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। ये पैसा खुद जितना भी बचा हुआ होगा, मान लो 8,000 रुपए की इनकम थी, या मान लो आप 10,000 रुपए की इनकम थी, 10,000 रुपए में से 20% यानी 2,000 बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया, तो बचा कितना? 8,000। अब जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं 8,000 पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोला है क्वेश्चन में 30% ऑफ द रिमाइंडर। 30% ऑफ इनकम नहीं बोला, बचे हुए का 30% बोला, यानी 8,000 का 30%। सो 8,000 को मैं अपने आप में 100% मानूंगा, तभी तो उसका 30% 2,400 निकाल करके अलग करूंगा, राइट। सो इधर पे हमने बेस को चेंज किया। ओरिजिनल बेस इनकम था जो कि 100% था, उसमें से बच रहा था 80% ऑफ इनकम, उसको हमने फिर बेस चेंज कर करके मान लिया कि ये खुद 100% है। इस 100% में से 30% वो एक्सपेंस कर रहा है। किस पे एक्सपेंस कर रहा है? फूड पे। तो इस बचे हुए 100% में से कितना बच रहा होगा? 70% बच जा रहा होगा। अब ये जो 70% पैसा बचा है, इस परसेंटेज का, ये जो 30% बचा है, इस परसेंटेज का, इन दोनों का बेस जो है वो 80% ऑफ इनकम है। यानी इधर से जैसे ही मैं 100% की किसी भी तरीके से वैल्यू निकालूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो इनकम का 80% आएगी, यानी ये वाले 100% की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आगे देखिए, ये 70% को मैं फर्दर मान लेता हूं कि ये अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। अब क्वेश्चन में बोला है 40% ऑफ द रिमाइंडर ऑन अदर एक्सपेंसेस, यानी अब जो पैसा बच रहा है इसका 40%, यानी ये हमने मान लिया कि ये अपने आप में 100 है, तो इसका 40% वो अन्य व्ययों में व्यय कर रहा है, यानी अदर एक्सपेंसेस में एक्सपेंस कर रहा है। तो बच कितना रहा होगा? 60% फाइनली बचा रहा होगा। और इस 40% और 60% का जो बेस है वो है ये वाला 70%, यानी जैसे यहां से मैं 100% की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा तो ये 100% जो आएगा वो इस वाले 70% की वैल्यू, इस 60% की वैल्यू। एंड आफ्टर दैट ही सेव्स रुपीज 840,
तो इस वाले 60% की जो वैल्यू है क्वेश्चन में देके रखी हुई है कितनी है, 840 रुपए की देके रखी है। 6 पार्ट्स की वैल्यू 840 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी, 140। एक पार्ट यानी 10%, तो 10 पार्ट्स यानी 100%। 100% कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। 100% कितना हो गया, 1400 रुपए। तो ये 100% है 1400, जो कि एक्चुअली में 70% के बराबर है। किसका 70%, इस वाले 100% का 70% है। तो 70% की वैल्यू अगर 1400 है, 7 से कैंसिल आउट किया तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपए। सो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2000 रुपए। ये 2000 इस वाले 100% को दर्शा रहा है, जो कि इनकम का कितना है, 80% है। इनकम का कितना है, 80%। यदि 80% की वैल्यू 2000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 2500। 100% की वैल्यू कितनी, 2500 रुपए। तो यहां से जब हमने कैलकुलेट किया, व्यक्ति की इनकम निकाली कितनी, 2500 रुपए। क्या किया इस मेथड में, इस मेथड में हम हर स्टेप पे जो परसेंटेज है उसका बेस चेंज करते हैं, खुद जानबूझ करके कि इसका हमने बेस चेंज किया। क्यों किया और इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं, ये दोनों ही चीजें समझेंगे हम इसके अगले तरीके के साथ। बात करते हैं व्यक्ति की इनकम। हमें नहीं पता कितनी है, हमने मान लिया जितनी भी होगी अपने आप में होगी 100%। अब इस 100% में से 20% वो एक्सपेंस कर रहा था किस पे, बच्चों की पढ़ाई पे, चिल्ड्रन एजुकेशन पे। बचा कितना पैसा रहा था, बचा रहा था 80%। अब क्वेश्चन में बताया था कि इस 80% का 30% उसने खाने के ऊपर खर्च किया है। हमने बेस को चेंज किया, बेस को चेंज किया यानी इसको बनाया क्या, 100 में से 30 खाने पे, तो बचा कितना, 70। अब हम बेस को चेंज नहीं कर रहे, हम 80% के 30% की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर 80% के 30% की वैल्यू निकालेंगे तो 80 का 10% कितना, 8। 3 गुना कर लें 24, यानी इसमें से 24% जो है वो किस पे खर्च किया है, फूड। इसमें से 24% फूड पे खर्च किया है। 80 में से 24 गया, बचा कितना, 56%। अब यहां पे क्योंकि हमने बेस चेंज नहीं किया, सो दैट मीन्स कि ये वाले परसेंटेज का बेस, ये वाले परसेंटेज का बेस, इस परसेंटेज का बेस, इस परसेंटेज का बेस, सभी का बेस ये ओरिजिनल 100%। यहां पे हमने बेस क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि हम 80% का 30% कैलकुलेट कर पा रहे थे। पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों इसको अलग से अज्यूम करा 100%, यहां पे हम बेस क्यों चेंज कर रहे थे, सो दैट हम एक मेथड को समझ सके। वो मेथड क्या है, मान लीजिए यहां पे 30% नहीं दे करके 16.66% दे रहा था। अब 16.66% किसका कैलकुलेट करना पड़ता, 80% का। 80% का 16.66% कैलकुलेट करने में दिक्कत आती कि नहीं आती। 80 का 30% हमने कितनी इजीली कैलकुलेट कर लिया कि 24%। वेयर यहीं पे अगर 80 का 16.66% दे देता तो हमें कैलकुलेट करने में दिक्कत आती। इस वजह से हमने मान लिया कि भैया ये अपने आप में एक 100 है। अब 100 में से 16.66% यानी 1/6 अलग हो गया, तो बचेगा कितना, 5/6। 5/6 यानी कितना, 83.33%। करेक्ट। तो वहां पे कैलकुलेशन नए बेस पे करने में ज्यादा समझदारी होती, प्रोवाइडेड नंबर्स अगर डिफिकल्ट होते तो। अगर नंबर सिंपल है तो हम बार बार बेस चेंज किए बगैर एक ही बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके आगे क्या बोला है, इसके आगे क्वेश्चन में बोला है कि 40% ऑफ द रिमाइंडर ही एक्सपेंसेस ऑन अदर एक्सपेंसेस। अब देखो इसका 40% निकालना है, 40% निकालना है, इसका 10% क्या आएगा, 5.6। दुगना किया 11.2, उसका भी दुगना किया 22.4। तो इसमें से 22.4, इसमें से 22.4 जो कि इसका 40% है, वो अन्य व्ययों में, अदर एक्सपेंसेस में एक्सपेंस कर रहा है। तो बच कितना रहा होगा, 56 में से 22 गया, दैट मींस 34, उसमें से 0.4 और गया तो 33.6। इतना परसेंटेज उसके पास फाइनली बच रहा होगा, जिसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 840 निकल के। अब इस तरीके की कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए, इस तरीके की कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग बेस चेंज कर रहे थे, क्योंकि 56 का 40% निकालना डिफिकल्ट था ना। 56 का 40% निकाला हमने, 22.4 निकाला, 56 में से माइनस किया 33.6 बचा। अब ये 33.6 840 के बराबर है, यानी यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो बेस को चेंज क्यों करते हैं,
वो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेस चेंज करते हैं। बेस चेंज किए बगैर कैसे होगा? बेस चेंज किए बगैर ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो अब 33.6% की वैल्यू 840 है। हमसे पूछिए उसकी इनकम, इनकम कितनी है? 100%। सो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 840 डिवाइडेड बाय 33.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए इधर पे हमें 84 दिख रहा है। 84 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 से कहीं ना कहीं ये भी कैंसिल आउट होना चाहिए। ये पॉइंट को यहां से रिमूव कर लेते हैं, एक जीरो यहां लगा लिया। 36 जो है वो 4 से डिविजिबल है और 86 खुद भी 4 से डिविजिबल है, तो 7 इंटू 4 होता है 28। 28 से डिवाइड करते हैं। 28 से जैसे ही डिवाइड किया वन टाइम में 28 बचा कितना? 5। 5 और 6 56 कितनी बार में आ जाएगा? 2 बार में। 28 के टेबल में 3 बार में आ जाता है 84, तो इधर पे कितना आ गया? 30। 3 से कैंसिल आउट किया फर्दर तो 4 टाइम्स, और 3 से कैंसिल आउट किया तो 10 टाइम्स। 4 से कैंसिल आउट किया 1000 को तो 250 इंटू 10, यानी 100% की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? 2500। 2500। अब यहां पे एक सवाल आना चाहिए कि सर जब ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी तो ये कैलकुलेशन क्यों बता रहे? क्योंकि यहां पे 33.6% इस परसेंटेज का बेस क्या है? ये 100। 22.4% इस परसेंटेज का बेस क्या है? ये ओरिजिनल इनकम 100%। 56% इसका बेस क्या है? ये ओरिजिनल 100। 24% इसका बेस क्या है? ये ओरिजिनल 100। इस 20% का बेस भी है, इस 80% का बेस भी है। सो कभी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये ओरिजिनल इनकम ना पूछ करके, ये ओरिजिनल इनकम ना पूछ करके फूड का खर्चा पूछ लिया जाता। मान लो क्वेश्चन में आपसे ये कह देता कि ओरिजिनल इनकम मत बताओ, आप तो ये बताओ उसने खाने पे कितना खर्चा किया। सो ऐसे केस में हम पहले कैलकुलेट करके यहां आए, फिर इसकी वैल्यू निकाले यहां की, और फिर यहां से फूड का कैलकुलेशन करें, 3 कैलकुलेशन करें। उससे सिंपल है कि 33.6% किस चीज का? इनकम का। कितना देके रखा हुआ है? 840, इतना देके रखा हुआ है। और अगर हमसे 24% की वैल्यू पूछ रहा है, इस 24% का बेस भी क्या है? इनकम है। क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकता हूं कि भैया 33.6% इज 840 के बराबर, तो 1% कितने के बराबर होगा? 840 डिवाइडेड बाय 33.6, और 24% कितने के बराबर होगा? मल्टीप्लाइड बाय 24। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने पॉइंट को रिमूव किया, एक जीरो यहां पे आ गया। अब 336 अगेन 28 से कटता हुआ दिख रहा है, 840 भी 28 से कटता हुआ दिख रहा है। 28 से जैसे ही कैंसिल आउट किया 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स 12, 28 से कैंसिल आउट किया 30, 3 से कैंसिल आउट किया 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल आउट किया 10 टाइम्स, 4 से कैंसिल आउट किया 60, 60 इंटू 10 600। यानी खाने पे कितना खर्चा कर रहा होगा फूड का एक्सपेंडिचर हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। 600 डायरेक्टली हम लोग फूड का कैलकुलेशन कर सकते थे। लाइकवाइज हमें से अगर ये पूछता कि खाने पे खर्चा करने के बाद जो पैसा बचा वो कितना था, तो वो भी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। अगर हमसे पूछता कि चिल्ड्रन एजुकेशन कितना था, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते थे। अगर हमसे पूछता कि चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्चा करने के बाद उसके पास कितना पैसा बचा, तो वो भी हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे। तो हो सकता है कि एक कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी करना पड़े, बट एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 3 कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। सो इस वजह से ये तरीका भी फ्रूटफुल है। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? इसके अलावा आप दोनों का मिक्स भी कर सकते हो, जहां पे आप बेस चेंज नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती हुई दिखी, यहां पे हम बेस चेंज कर रहे। पिछले क्वेश्चन में हम हर स्टेप में बेस को चेंज कर रहे थे परसेंटेज का। ये भी 100% मान लिया, ये भी 100% मान लिया, और ये भी 100% मान लिया। लेकिन इस वाले तरीके में हम एक वेरिएशन और लेकर के आ सकते हैं। वो क्या? कि हमने ओरिजिनल 100% ये माना है, उसके बाद हमने किसी को भी 100% नहीं माना, लेकिन जैसे ही हमें दिखा कि यार अब कैलकुलेशन डेसिमल में जा रही है या डिफिकल्ट जा रही है, तो इस यहां पे आकर के हमने बेस को चेंज कर दिया और इसका रिस्पेक्टिवली 40% और 60% ले दिया। ये एक पॉसिबल तरीका भी हो सकता है। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक और अच्छा तरीका है, और मेरी तरफ से बहुत ज्यादा एडवाइजेबल तरीका है। वो तरीका है फ्रैक्शंस की हेल्प लेना। फ्रैक्शंस की हेल्प कैसे लेना? इनकम अपने आप में होगी 100%, और 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है
1। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है कितनी? अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 20% इनकम का चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्चा किया गया। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो इस इनकम का 20% यानी 1 का 1/5 खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना? 1 में से 1/5 चला गया तो बचेगा कितना? 4/5 बच जाएगा। 4/5 बच जाएगा, गया कितना? 1/5 चला गया। अब ये पूरी वैल्यू जो बची हुई है ये अपने आप में कितना होगी? 100%। इस बचे हुए में से 30% जो है उसने फूड पे खर्चा किया, तो बचे हुए का 30% यानी कितना? 3/10। 3/10 किसका? 4/5 का। 4/5 का 3/10 ये खर्चा उसने किया है किस में? फूड में। तो बच कितना रहा होगा? अच्छा, ये वैल्यू होगी अपने आप में 100%। 100% यानी फ्रैक्शनल वैल्यू 1, जिसमें से 3/10 माइनस हो गया तो बचेगा क्या? 7/10 यानी 4/5। इसका 7/10 बच रहा है, इसका 7/10 बच रहा है। लाइकवाइज ये पूरी वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? 100%। इस 100% में से 40% खर्च किया है अदर एक्सपेंसेस में। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1, 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5, तो 1 में से 2/5 गया। सो गया कितने में से? 4/5 के 7/10 का 2/5 इतना उसने खर्चा कर दिया। किस चीज पे खर्चा किया है? अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा किया। सो बचा कितना रहा होगा? वो 4/5 के 7/10 का 3/5 बच रहा होगा। 4/5 के 7/10 का 3/5 ये उसके पास फाइनली बच रहा होगा, जो कि कितने के बराबर है? 840 रुपए का। अब फ्रैक्शन से करने में फायदा क्या होता है? फ्रैक्शन से करने में हमारा बेस भी चेंज नहीं हो रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप परसेंटेज कितना ही खराब दे दो, आप 16.66% दे दो, 12.5% दे दो, 27.5% दे दो, 62.5% दे दो, 37.5% दे दो, आप कोई सा भी परसेंटेज दे दो, वो सारे परसेंटेजेस की हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज तो पता ही है, ठीक। और 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 में से अगर 33.33% माइनस भी करना है यानी 1/3 माइनस करना है तो बचेगा कितना? 2/3। सो 2/3 उस साइड पे लिख देंगे जहां बच रहा है। सो फ्रैक्शंस में एक चीज ये है कि पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं जानी। दूसरी चीज ये कि अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी यहाँ पे बीच की वैल्यू कैलकुलेट करने को कह दे, मान लीजिए मुझसे पूछ लेता है कि तो चिल्ड्रन एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च हुआ है, तो चिल्ड्रन एजुकेशन कितनी है? 1/5 है। किसका? ओरिजिनल इनकम का। और फाइनली जो पैसा बच रहा है वो कितना बच रहा है? 840, जो कि फ्रैक्शंस में कितना है? 4/5 इंटू 7/10 इंटू 3/5, यानी 80% के 70% का 60% बचा है। 80% के 70% का 60% पैसा बचा है। किस चीज का ये परसेंटेज चल रहा है? ओरिजिनल इनकम के 80% के 70% का 60% बचा हुआ। जब दोनों ही ओरिजिनल इनकम पे कंपेयर हो रहे हैं, दैट मींस दोनों का बेस डिफॉल्ट सेम है। अब मेरे को अगर चिल्ड्रन एजुकेशन कैलकुलेट करनी है, सो इस पूरे फ्रैक्शन में सिर्फ 1/5 को यहां लेफ्ट हैंड साइड पे रोक लो, बाकी सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे भेज दो। बाकी सारी वैल्यूज यानी 4, 7 और 3 ये तीनों न्यूमरेटर में है, उस तरफ जाएंगी तो डिनोमिनेटर में होंगी, डिवाइड करेंगे। 4 इंटू 7 कितना होता है? 28। 28 से 84 डिवाइड किया कितनी बार में? 3 टाइम्स। 3 10 30, 30 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया? 10। मल्टीप्लाइड बाय एक 5 को हमने यही लेफ्ट हैंड साइड में रोक के रखा, तो बचा क्या है? 5 इंटू 10। 5 इंटू 10 कितना? 50। 50 लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1/5 जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन का खर्चा था, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 500। डायरेक्ट कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, और हमने सीधा बीच की वैल्यू निकाल ली चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। सो फ्रैक्शंस की हेल्प से हम कोई सी भी इंटरमीडिएट जो भी वैल्यू हमें निकालनी हो, हम बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे अगर मान लीजिए फूड का खर्चा पूछ भी लिया जाए कि फूड का खर्चा बताइए, तो फूड का खर्चा कैसे निकालेंगे भैया? 4/5 का 3/10 ये है फूड का खर्चा। इस पूरे फ्रैक्शन में 4/5 ये रहा, 3/10 ये रहा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है, बाकी दोनों वैल्यूज को उधर पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो 7 से डिवाइड किया 840 को तो 120, 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी 600। सो 4/5 का 3/10 इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है? 600। दैट मीन्स
फूड पर किया गया खर्चा भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना निकल के आ रहा है, 600 रुपए। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग फ्रैक्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, और इसमें हमें ऐसे चार्ट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बना के बताया। एक बार सर्टेन प्रैक्टिस के बाद ये वाली इक्वेशन आप लोग बिल्कुल ओरली डिराइव कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये चार्ट बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अ मैन लूजेस 12.5% ऑफ हिज मनी and after spending 70% of the remainder he is left with rupees 210. Find out how much money he had in the beginning. पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पहले 12.5% खो दिया, बचा कितना होगा, 87.5%। अब 87.5% का रिमाइंडर का 70% वो खर्च कर देता है, तो रिमाइंडर का 30% बच रहा है, जो कि कितने के बराबर है, 210 के। सो तीन मेथड्स हमने सीखी थी, तीनों ही मेथड्स यहां पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली मेथड जहां पे हम बेस को चेंज कर रहे हैं, मैन के पास जो भी टोटल रुपीस थे वो होगा अपने आप में 100%। इसमें से 12.5% उसने खो दिया, 12.5% उसने खो दिया, तो बचा कितना होगा, 87.5% बचा होगा। ये जो 87.5 है, यहां पे हम बेस को चेंज कर रहे हैं, तो 87.5 अपने आप में कितना है, 100% है। इस 100% में से 70% जो है वो खर्च कर रहा है, एक्सपेंसेस, तो बचा कितना रहा होगा, 30%। और ये जो पैसा बचा हुआ है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे के रखी हुई है, 210 रुपए। यदि 30% 210 के बराबर है, तो 3 से कैंसिल आउट किया, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 70। 10% 70 है, तो 100% कितना निकल के आ जाएगा, 700। अब ये जो 100% है, ये असली में कितना था, 87.5%। तो ओरिजिनल 100% की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितनी निकल के आ जाएगी। अब 87.5% को कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑलरेडी एक चार्ट याद करके रखा हुआ है। 87.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 7/8, यानी कि 7/8, ये बराबर है 700 के। तो पूरा 100% यानी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, 1 कितने के बराबर होगा, 7 से डिवाइड कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से डिवाइड किया तो 100, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 800, यानी व्यक्ति के पास शुरुआत में कितने रुपए रहे होंगे, 800 रुपए रहे। ये कौन से तरीके से सीखा, जहां हम बेस को चेंज कर रहे हैं। अगर बेस को चेंज ना करें तब 100% पैसा था, इसमें से 12.5% उसने खो दिया, बचा कितना, 87.5%। इस 87.5% का 70% वो एक्सपेंस कर रहा है। अब इसका 10% कितना होगा, 8.75, उसका 7 गुना, 8 7 56 हो गया। 0.75 4 बार में दे देता है 300, यानी 3 आ जाएगा, तो 56 और 3 59। और 0.75 का अभी भी 3 गुना करना बाकी है, जो कि कितने के बराबर होता है, 2.25 के। तो 59 + 2 यानी 61.25। 87.5 का 70% निकाल के आया कितना, 61.25। इतना उसने खर्चा किया, बचाया कितना होगा, 87 में से 61 गया तो 26, और 0.5 में से 0.25 गया तो 0.25, तो 26.25% ऑफ ओरिजिनल पैसा उसके पास बचा हुआ था, जिसकी वैल्यू देके रखी हुई है 210। अब कैलकुलेट करने के लिए मुझे ओरिजिनल पैसा पूछा है, 100% की वैल्यू कितनी होगी, 210 डिवाइडेड बाय 26.25 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस पॉइंट को यहां से रिमूव किया, इधर डबल जीरोस आ गए। 25 से कैंसिल आउट करना है, तो 25 के टेबल में एक बार में आएगा 25, बचा कितना रिमाइंडर 1, कुछ 2 को नीचे लिया, कुछ नहीं हो सकता तो 0, और फिर कितना आ गया 5। सो 125 25 के टेबल में कितनी बार में आ जाता है, 5 बार। 125 25 के टेबल में कितनी बार में आ जाएगा, 5 बार में। 25 से कैंसिल आउट किया, अब 25 से जैसे इसे कैंसिल आउट करोगे 4, क्योंकि 100 तो 4 बार में आ जाता है, और ये डबल जीरोस एज इट इज आ जाएंगे 400। 105 का दुगना होता है 210, 105 एक बार में, 105 2 बार में, 2 × 400 यानी कितना, 800।
सो व्यक्ति के पास शुरुआत में टोटल कितने रुपए पड़े हुए थे? 800 रुपए पड़े हुए। नंबर्स थोड़े सिंपल थे, कैलकुलेशन हो गई। नंबर्स अगर कॉम्प्लिकेटेड होते तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती, एंड स्पेशली इसका जो 70% निकाला है वो भी कोई मजेदार नंबर नहीं है, टिपिकल नंबर। सो यहाँ पे बेस को चेंज करना समझदारी होती। ऑल्दो यहां से हम डायरेक्ट आंसर निकाल पा रहे हैं, बट बेस को फिर भी चेंज करना समझदारी होती है, वो टाइम सेव कर जाता। और अगर फ्रैक्शंस में करोगे तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। फ्रैक्शन में व्यक्ति के पास था 100%, 100% में से 12.5% उसने खो दिया, तो 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 1 में से 1/8 चला गया तो बचा कितना होगा? 7/8, इतना बच गया होगा। अब ये जो बचा हुआ पैसा है ये अपने आप में कितना है? 100%। इस बचे हुए पैसे में से उसने 70% ना कहीं खर्च किया। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/10। 1 में से 1/10, 1 में से 7/10 माइनस हो गया तो बचा कितना? 3/10। लेकिन ये जो 30% बच रहा है, ये किसका 30% बच रहा है? जो पैसा पहले बचा था इसका 30% बच रहा है, यानी 7/8 का 3/10 बच रहा है, जो कि कितने के बराबर है? 210 के। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ओरिजिनली उसके पास पैसा कितना था, तो ओरिजिनली उसके पास पैसा था 100%, जिसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ 1 रहने दो और बाकी सब चीजों को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 3 21, 21 से 210 को काटा तो आ जाएगा 10। इस 10 में ये वाला 10 जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 100, मल्टीप्लाइड बाय ये 8 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 800। So, जो 3 तरीके अभी हम सीख के आए वो तीनों ही तरीके हमने इस क्वेश्चन में लगाए। आप खुद डिसाइड करिए आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है। कई बार ओरली करने में फ्रैक्शन से ज्यादा फास्ट ये वाले तरीके होंगे, डिपेंडिंग अपॉन नंबर्स कैसे। लेकिन कई बार नंबर्स थोड़े बहुत भी पेचीदा हुए तो बेटर रहेगा कि हम फ्रैक्शंस पे चले जाओ, फटाफट कैलकुलेट करें। ठीक, मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन। A reduction of 30% in the price of rice enables a person to buy 3 kilogram more for rupees 350. Find the original price of rice per kg. देखिए, अभी अभी हम थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन देख के आए। क्या? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जहां पे इज इक्वल टू के बाद वाली चीज जो है वो कैसी है? कांस्टेंट है, ये चीज चेंज नहीं हो रही है। सो क्वेश्चन में भी हमसे ये बोल रहा है कि 350 रुपए के कोई एक व्यक्ति पहले चावल लेके आया करता था हर बार, अभी भी बाजार गया 350 रुपए के चावल लेके आए, लेकिन शॉपकीपर ने बोला भैया चावल के प्राइस कम हो गए, तो डिफॉल्ट मेरा नेचर मैं कहूंगा भैया पैसे वापस करो, जितने भी बनते हैं उतने पैसे वापस करो। शॉपकीपर ने सलाह दी कि आप एक काम करिए, अभी रेट कम चल रहा है, आप एक्स्ट्रा चावल ले लो, हर महीने तो ले ही रहे हो, आप एक्स्ट्रा चावल ले लो, सस्ते पड़ जाएंगे। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है, दे दे भैया। तो उसने 350 रुपए पूरे अपने पास रखे, उसने एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं होने दिया। प्राइस के दाम कम होने पे उसने क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी इज इक्वल टू के बाद वाली चीज एक्सपेंडिचर उसको चेंज नहीं किया। प्राइस कम हुई, क्वांटिटी कंजम्पशन बढ़ा, इनके बीच में एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रहेगी। उस इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के चलते जो भी रेशियो प्राइस का रहेगा ठीक उल्टा रेशियो कंजम्पशन का रहेगा। सो ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस, प्राइस का रिडक्शन कितना है? 30% का। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/10, यानी यदि ओरिजिनली 10 रुपए के चावल थे तो 3 रुपए दाम गिर गए हैं, अब चावल कितने के मिल रहे हैं? 7 रुपए के। चावलों का दाम कितना हो गया? 7 रुपए। तो 10:7 यदि प्राइस का रेशियो है तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी विलोमानुपात के अनुसार इसका कंजम्पशन का रेशियो 7:10 होना चाहिए। अब असली में 7 पार्ट्स चावल से 10 पार्ट्स चावल ले रहा है, कितने चावल बढ़ रहे हैं? 3 पार्ट्स चावल के बढ़ रहे हैं, और असली में कितने किलो एक्स्ट्रा चावल लेके आया? वो 3 ही किलो लेके आया। तो रेशियो के 3 पार्ट्स की असली वैल्यू 3 किलो है, इसका मतलब एक पार्ट की वैल्यू 1 है और 7 पार्ट की वैल्यू 7 है, यानी ओरिजिनली वो 7 किलो चावल लेके आ रहा था। क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ओरिजिनली चावल प्रति किलो क्या दाम थे, क्या भाव थे वो निकालना है। तो ओरिजिनली 7 किलो ला रहा था, कितने के ला रहा था? 350 के। तो ओरिजिनली जो प्राइस रही होगी वो रही होगी 350 रुपए डिवाइडेड बाय 7 किलो, यानी कि 50 रुपए के। एक तरीका क्वेश्चन को करने का ये था, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थी। अब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के केस में हमने सीखा हुआ है
कि फ्रैक्शन से भी आप डिटरमाइन कर सकते हो कि करस्पॉन्डिंगली दूसरी चीज किस फ्रैक्शन से इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही होगी। सो प्राइस हमें बता दिया है कि कम हो रही है। कितने परसेंटेज से बोला? 30% से बोला। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10। अब जो हमने याद किया था x अपॉन वाई, इससे यदि एक वैल्यू कम हो रही है तो करस्पॉन्डिंगली दूसरी वैल्यू यानी कि कंजम्पशन वो बढ़ना चाहिए। कितने से? x अपॉन वाई माइनस एक्स से, जहां पे x किसको दर्शा रहा है? न्यूमरेटर को, और y किसको दर्शा रहा है? डिनोमिनेटर को। सो कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। न्यूमरेटर तो एज इट इज 3 का 3 आ गया, अपॉन y क्या है? 10। 10 में से माइनस करना है x, यानी 3 माइनस करना है यानी 7। कंजम्पशन बढ़ना चाहिए कितने से? 3/7 से। किस चीज का 3/7? जितना भी पहले ओरिजिनली जितने भी किलो कंज्यूम कर रहा था उसका 3/7। सो ओरिजिनली जितना भी कंज्यूम कर रहा था उसका 3/7 किलो अब वो एक्स्ट्रा ला रहा है, और क्वेश्चन में बताया हुआ एक्स्ट्रा कितना लेके आ रहा है? 3 किलो। सो ओरिजिनली कितने किलो ला रहा होगा? 3 से 3 कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई हुआ, ओरिजिनली वो 7 केजीज लेकर के आ रहा होगा। टोटल 350 रुपए का खर्चा हो रहा था। कितने किलो लाने में? 7 किलो लाने में। तो 1 किलो के दाम कितने आ गए? 50 रुपए प्रति किलो। ठीक, 2 तरीके देख लिए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। एक तीसरा कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल तरीका भी हो सकता है। वो लॉजिकल तरीका क्या है? लेट सपोज आप अपने घर के लिए राशन का सामान लेने जाते हैं हर बार, और हर बार आपका सेट है कि मैं 350 रुपए के चावल लाऊंगा, और जितने चावल आते हैं उतना ही आपका कंजम्पशन भी होता है। आप अभी भी 350 रुपए लेके गए चावल के लिए। जैसे ही आपने शॉपकीपर को 350 रुपए दिए, शॉपकीपर ने आपको बताया भैया चावल ना सस्ते हो गए। आपने पूछा कितना सस्ता हो गया? उसने कहा 30% दाम गिर गया। 30% दाम गिर गया है, यानी 350 का 10% कितना हुआ? 35। उसका 3 गुना 105 रुपए। आप कहोगे भैया 105 रुपए वापस दे, जितने चावल लेता हूं उतने चावल दे, 105 रुपए दे, अपना चलता बने हुए, राइट। बट यहां पे ये हुआ कि शॉपकीपर ने आपसे कहा कि सर 105 रुपए आप क्यों वापस ले रहे हो? अभी चावल के दाम सस्ते हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा चावल ले लो। हर महीने लेते ही तो सस्ते दाम में आपके पास ज्यादा चावल आ जाएंगे, फिर अगले महीने बढ़ जाएंगे, तो फिर वही एक्स्ट्रा किलो आपको महंगे दामों में लेने पड़ेंगे। अभी मैं सस्ते में दे दे रहा हूँ। मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है, ये जो 105 रुपए बच रहा है यही 105 रुपए के तुम मुझे चावल दे। तो उसने मुझे 105 रुपए के चावल दे दिए। कितने चावल दिए उसने मुझे? 3 किलो चावल दिए। 3 किलो ही तो चावल दिए। कितने रुपए के दिए? 105 रुपए के। तो 1 किलो का दाम कितना आ गया? रुपीज पर केजी। 1 किलो का दाम कितना आ गया? 105 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 35 रुपीज पर केजी उसका 1 किलो का दाम आ गया। ये कौन सा दाम है? नया वाला दाम है कि पुराना वाला दाम? कौन सा दाम है भाई? अभी जो मैं उससे चावल खरीद रहा हूं नए दामों के हिसाब से ही तो खरीद रहा हूं, पुराने दाम के हिसाब से थोड़ी ना खरीद रहा। सो ये नया वाला दाम है। नया वाला दाम 35 रुपए है, जो कि पहले वाले दाम से 30% कम है। यानी ओरिजिनली जो भी प्राइस रही होगी इसका 70% जो है वो 35 रुपए के बराबर है। सो ओरिजिनली 7 से कैंसिल आउट किया 10 बार, 7 से कैंसिल आउट किया 5 बार, 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 50। तो ओरिजिनली चावल के जो दाम चल रहे थे वो चल रहे थे 50 रुपए प्रति किलो। ठीक। सो इस क्वेश्चन को हमने 3 तरीकों से देखा। एक रेशियो अप्रोच, एक फ्रैक्शंस, और तीसरा अप्रोच एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।